स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसके ऊपर। अपनी पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि पदार्थ जो हमारे आसपास उपस्थित होता है वो सतत रूप में ना होकर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों के कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं जिनको हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था पदार्थ 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव यानी गैस में रहता है, जिनमें की अंतर रूपांतरण हो सकता है। ये रूपांतरण तापमान या फिर दाब में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हमने ठोस, द्रव और गैस के जो रूपांतरण की प्रक्रिया में अनेक छोटी छोटी प्रक्रियाओं को समझा था, जैसे ऊर्ध्वपातन या फिर संघनन या फिर वाष्पीकरण आदि। आज हम समझेंगे एक प्रोसेस को जिसका नाम है वाष्पीकरण, और जिसको हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में समझा था कि वाष्पीकरण जब तापमान बढ़ाया जाता है द्रवों का, तो द्रवों के कण उनको इतनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है कि वो अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और वो गैस की अवस्था में, यानी यदि जल की बात करें तो जल को यदि आप गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। इस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को हमने वाष्पीकरण नाम दिया था। और वाष्पीकरण की जो अपोजिट प्रक्रिया होती है, यानी गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया जो होती है, वो संघनन कहलाती है। आज स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्कशन बेस्ड रहेगा वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के ऊपर रहेगा। इसमें हम समझते हैं कि वाष्पीकरण जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटना है वो किस प्रकार इस वाष्पीकरण से संबंधित है। वाष्पीकरण की घटना में हमने देखा था स्टूडेंट्स, जब तापमान बढ़ाया जाता है द्रव का, तो एक निश्चित तापमान पर आकर के द्रव जो है गैस में परिवर्तित होना शुरू होता था। और इस जो तापमान है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक। और हमने बात की थी जल का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन होगा। स्टूडेंट्स, वाष्पीकरण की घटना को हम ये समझ सकते हैं इस डेफिनेशन से कि जब क्वथनांक पर कोई द्रव पहुंचेगा तो तब वो अवस्था परिवर्तन करेगा। लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, यदि हम जल को खुला छोड़ देते हैं, यदि किसी फर्श पर जल गिर जाता है तो कुछ दिन बाद वो अपने आप ही गायब हो जाता है, यानी अपने आप ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उस वक्त हम देखते हैं कि उस वक्त तो तापमान हमने इसे नहीं दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाष्पीकरण की घटना किस प्रकार से हुई। तो आज हम ये बात समझेंगे, वाष्पीकरण के लिए क्या वास्तव में तापमान बढ़ाना अति आवश्यक है, या फिर तापमान बढ़ाने से ही वाष्पीकरण होगा। आज हम इस बात को समझेंगे, दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग को समझेंगे, ये देखेंगे कि वाष्पीकरण की घटना किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार से निर्भर करती है, और डेली लाइफ में हम वाष्पीकरण को किस किस जगह पर महसूस किया है, किस किस जगह पर देखा है, उसको भी समझेंगे। स्टूडेंट्स, वाष्पीकरण की घटना को आप डेली लाइफ में लगभग हर रोज ही महसूस करते होंगे, लेकिन आपको अभी तक उसकी जानकारी यदि नहीं होगी तो आज आप समझ पाएंगे कि जो दैनिक जीवन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट्स, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो आज हम जिस प्रक्रिया को समझ रहे हैं वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वो हम क्या देखते हैं कि कई बार हम ऐसा देखते हैं, कई बार द्रव क्वथनांक पर पहुंचे बिना ही, क्वथनांक पर पहुंचे बिना ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। ओके,
कई बार हम ऐसा देखते हैं, जबकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमने कहा है कि जब द्रव का तापमान बढ़ाया जाएगा तो एक ताप जो फिक्स्ड टेम्परेचर, जब जिसको हम बोलते हैं द्रव का क्वथनांक, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा इसका तापमान, तब ये गैस में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन दैनिक जीवन में हम क्या देख रहे हैं, द्रव सीधा सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है बिना अपने क्वथनांक पर पहुंचे। तो इस घटना में हम क्या देखते हैं, इस घटना के लिए इस घटना में जो द्रव है, द्रव की द्रव को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस में परिवर्तित हो जाता है सिर्फ इसको खुला छोड़ देने से। ये तो हो गई आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जो पदार्थ है, जो द्रव है या फिर जो गैस है, वो क्या है। सपोज इस पदार्थ के अंदर कोई द्रव हमने रखा हुआ है, सपोज जल की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जल है और हम जानते हैं कि इसके जल के जो होंगे छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे, और इन कणों में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, यानी ये स्वतंत्र रूप से गति कर रहे होंगे, लेकिन एक आकर्षण बल द्वारा ये हमेशा बंधे हुए होंगे। दो कणों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक आकर्षण बल लग रहा होगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो इसकी सतह है, यहाँ ऊपर क्या होगी, इसकी सतह, जो सतह के कण हैं, सतह के कण जो होते हैं, इनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे जो बाकी कणों हैं, सतह के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ये ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है, ये बाकी कणों के आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त हो जाते हैं मतलब कहाँ चले जाएंगे, स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे, मतलब कि वाष्प बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये किसके अणु हैं, सॉरी ये किसके कण हैं, जल के। और जल के कण जो सतह वाले कण हैं, उनमें बाकी कणों से उनमें जो नीचे के कण हैं, सतह के नीचे के कण, उनसे ज्यादा गतिज ऊर्जा उसमें होंगी, और वो फलस्वरूप जो आकर्षण बल होगा उससे वो मुक्त हो जाएंगे और वाष्प बन जाएंगे। इसके लिए जरूरी है, ये नहीं है कि क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक, ये इसका तापमान जो है इसके क्वथनांक तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो क्वथनांक तक इसका तापमान पहुंचना इज नॉट नेसेसरी। जरूरी क्या है, होता क्या है कि जो सतह, मतलब कि जो स्वतः के कण हैं, वो स्वतः ही आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं बाकी कणों से और वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यही घटना स्टूडेंट्स, इसी घटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की घटना में क्या हुआ, वाष्पीकरण की घटना में जो द्रव है, जो जल है, जल के कण क्वथनांक क्वथनांक पर क्वथनांक पर पहुंचे बिना ही वाष्प में
परिवर्तित हो गए, ठीक है ना। और क्यों हुए इसका रीजन हमने यहाँ नीचे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है, और ये हमने वाष्पीकरण की प्रक्रिया को लिखा है। स्टूडेंट्स, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में आप समझ पाए, क्वथनांक से भी कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इस वाष्पीकरण प्रक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में जो है वो बहुत सारे यूजेस हैं। तो वाष्पीकरण के जो अनुप्रयोग हैं या फिर जो प्रयोग हैं, अनुप्रयोग डेली लाइफ में वो बहुत अधिक है। नंबर 1, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया का अनुप्रयोग आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए। मेनली आपने कपड़े सुखाने वक्त देखा होगा, कपड़े जो होते हैं, कपड़े जब आप छत पर या बाहर कहीं सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े गीले होते हैं, और वहां पर तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम जो है तापमान को बढ़ा रहे हैं और फिर कपड़ों पर जो उपस्थित द्रव है वो क्वथनांक तक पहुंच रहा है और फिर वाष्पीकरण हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमने उनको सीधे बाहर छत पर सुखाने के लिए डाल दिया, और कुछ देर में क्या देखते हैं कि जो कपड़ों पर उपस्थित पानी होता है वो गायब हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कई बार हम जल को गर्म करते हैं, जो खुले में हमने जल छोड़ा होता है, खुले में गिरा जल गायब हो जाता है कुछ टाइम बाद, खुले में गिरा जल गायब हो जाता है। अगर फर्श पर आप फर्श को साफ करते हैं पानी से और वहां पर कुछ समय पानी होता है और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो गायब हो जाता है। जैसे घरों में सफाई की जाती है तो फर्श पर पोछा लगाया जाता है, तो जब पोछा लगता है तो फर्श कैसा रहता है, गीला रहता है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर अगर आप उसे वैसे ही रहने दें तो वो जो पानी होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और आपका फर्श जो होता है सूख जाता है। तो ये सारे क्या हैं, डेली लाइफ के अनुप्रयोग हैं। इनको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में आप इनको देखते होंगे। लेकिन हम अभी सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि वाष्पीकरण की घटना को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण की घटना को प्रभावित करने वाले हमारे पास जो कारक हैं वो निम्न हैं। नंबर 1, जो सतह है, जो सतह का क्षेत्रफल है वो, क्योंकि हम जानते हैं वाष्पीकरण एक कैसी घटना है, सतही घटना है। इसमें चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम। वाष्पीकरण कैसी घटना है, सतही घटना है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। ओके, सतही घटना है तो ये डिपेंड करती है, अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, अगर सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे सतह का क्षेत्रफल अधिक तो वाष्पीकरण की दर
अधिक, और यदि सतह का क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण की दर भी कम। इसका जो आप एग्जाम्पल देखते हो, वो जब हम कपड़े सुखाते हैं, जब कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, फैलाते हैं। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाते हैं। फैलाने से क्या होगा, फैलाने से जो सतह क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा, है ना। अगर हम उसको बिना फैलाए डालेंगे तो कपड़े सूखने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कपड़े फैला करके डालेंगे तो उनका जो सतह क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, और सतह क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और हमारे कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कारक है जिस पर ये निर्भर करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है, जो कि है तापमान। तो तापमान वृद्धि से, तापमान अगर ज्यादा होगा तो बताइए वाष्पीकरण अधिक होगा कम होगा। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि गर्म दिन है, तापमान अधिक, तो वाष्पीकरण अधिक। अगर तापमान कम, तो वाष्पीकरण भी क्या है, कम हो जाता है। ठीक है। तो गर्मियों में जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान जो होता है वो अधिक होता है। सर्दियों में तापमान कम होता है, तो कपड़े सूखने में भी क्या होता है, ज्यादा समय लगता है रिलेटिवली। ठीक है ना। तो दूसरा फिनोमेना, दूसरा कारक ये है। तीसरा कारक जो है जिस पर कि निर्भर करते हैं वाष्पीकरण की दर, वो है आर्द्रता। अब आर्द्रता किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, आर्द्रता मतलब वायु में उपस्थित जल की मात्रा। देखिए हम जल को जानते हैं कि जिस जल को हम पीते हैं तो हम उसको द्रव के रूप में देखते हैं, लेकिन जल जो है गैस के रूप में भी रहता है। जल जो है गैस के रूप में भी रहता है, जिसे हम कहते हैं जल वाष्प। तो ये जल जो है हमारे आसपास चारों ओर जो वायु है उसमें जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है, और इसी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। अब हमारे आसपास उपस्थित वायु में पहले तो हम आर्द्रता को समझ लेते हैं। आर्द्रता क्या है, हमारे आसपास, या फिर सिंपली हम लिख दीजिए वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, तो अगर जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी वायु में तो आर्द्रता अधिक होगी, अगर जल वाष्प की मात्रा कम होगी वायु में तो आर्द्रता कम होगी। तो आर्द्रता अगर अधिक होगी तो बताइए वाष्पीकरण की दर अधिक होगी या कम होगी। इसको ऐसे समझिए, अधिक, तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी या कम होगी। देखिए हमारे आसपास क्या है, वायु, वायु में आर्द्रता अधिक है। तो यदि आर्द्रता अधिक है मतलब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है, और जब वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, वाष्पीकरण के लिए चाहिए कि जो सतह पर उपस्थित जो जल के कण हैं वो सतह से उठकर वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जब हमारे आसपास ऑलरेडी ही जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो ये सतह की जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा कमी आएगी। तो आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की दर जो होती है वो कम हो जाती है, और आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आई। तो इसका जो है इनवर्स इफेक्ट पड़ता है, व्युत्क्रमानुपाती का जो प्रभाव है वो पड़ता है।
ये बात समझ गए? वाष्पीकरण यहां पर हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमको ये समझना है कि अगर आर्द्रता अधिक होगी मतलब वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा। हम देखते हैं जो बरसात है, बरसात के समय हमें कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत आती है। तो जो वर्षा ऋतु है, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, तो वर्षा ऋतु में कपड़े सुखाने में क्या आती है, दिक्कत होती है। ज्यादा समय लगता है। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में आसपास की वायु में क्या होगा, जल वाष्प होगी उपस्थित, है ना। मतलब जल की मात्रा वो जो वायुमंडल है उसमें अधिक होगी, और जिससे कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कपड़े सूखने में अधिक टाइम लगेगा। एक और लास्ट फैक्टर जो है वो है वायु की गति। अगर तेज वायु चल रही होगी तो वाष्पीकरण की दर अधिक, अगर हल्की वायु चल रही होगी तो वाष्पीकरण की दर कम। तो तीव्र वायु वाष्पीकरण अधिक। तो वही एग्जांपल दोबारा ले लीजिए, आपके कपड़े कब जल्दी सूखते हैं, जब हवा जो है तेज चल रही हो, वाष्पीकरण अधिक। और मंद वायु वाष्पीकरण कम। तो ये सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, 4 कारक जिन पर की निर्भर होती है वाष्पीकरण की दर। हमको क्या करना है अगली क्लास में, इस पर आधारित जो जो फिनोमिनाज हैं, डेली लाइफ फिनोमिनाज, कि जैसे वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण का एक प्रभाव होता है, जब वाष्पीकरण होता है तो शीतलता आती है, ठंडक महसूस होती है। जब वाष्पीकरण होता है तो शीतलता आती है यानी ठंडक महसूस होती है। इसका क्या प्रभाव है, इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की घटना में शीतलता कैसे प्रदान होती है, इसको हम अपने अगली क्लास में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को, वाष्पीकरण को। इसमें हमने समझा कि वाष्पीकरण घटना होती क्या है। ये जो क्वथनांक पर जो द्रव का गैस में कन्वर्जन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर द्रव का गैस में कन्वर्जन यानी द्रव गैस में रूपांतरित तो होगी, लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर ही, क्वथनांक पर नहीं पहुंचेगी। तो हमने ये समझा वाष्पीकरण किन कारकों पर निर्भर करता है। अगली क्लास में हम समझेंगे वाष्पीकरण की घटना से शीतलता किस प्रकार से प्रदान होती है और इसके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग को। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसे रिवाइज कीजिएगा। हम मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।